हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अज बतौर वित्त मंत्री सूबे का बजट पेश किया है। 1,55,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिस विच किसानां दे लई ते सेहत अते सिक्ख्या विभाग विच वड्डे ऐलान किए गए ने। देखिए, एक तो बजट कोरोना का जो पीरियड था उसकी कठिनाई आप समझते हैं सारी। उसके बावजूद भी हमने जो पिछला बजट था उसमें 13% की वृद्धि की है। इस बार का बजट जो हमारा है 1,55,000 करोड़ रुपए का ये बजट हमने पेश किया है। और इसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो 3% की पहले सीमा रखी होती है। बीच में कभी कभी ज़्यादा भी जाता रहा होगा, लेकिन हमने उस फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ने नहीं दिया है। बावजूद इसके कि हमारे रेवेन्यू भी कुछ न कुछ कम हुए हैं, फिर भी इतने कम नहीं हुए जितने शुरू में एक अपेक्षा की जा रही थी कि 17,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू कम हो गया। लेकिन अक्टूबर के बाद बढ़ना शुरू हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें लगभग 10-11,000 करोड़ रुपया रिकवर भी हो गया है। मतलब मार्च मिला करके 11,000 करोड़ कवर हो जाएगा, तो 5-1,000 करोड़ रुपया उसका लॉस रहेगा। लेकिन कुछ खर्चे भी हमारे कम हुए और कुछ हमने सारी चीज़ों को सुधारा है, जिसमें से 8,500 कितना 85 करोड़ 8,500 जो हमको एक्स्ट्रा लोन लेने की एक सहूलत थी, जो पिछली बार डेट हमने प्रपोज किया था उसमें से इतना हमने नहीं लिया। केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान दिया है कि इस बार उस लोन को आप आगे के लिए भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले साल में उसका उपयोग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जितने बजट की प्रावधान शुरू में कर दिए जाते थे, बाद में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसको अगले रिवाइज्ड बजट में ही, एस्टीमेट्स में ही लाया जाता था। लेकिन अभी एक क्वेश्चन हमारे पास ये इस अकाउंट के माध्यम से हो गया 8,500 करोड़ का, कि हम कोई भी नया प्रोजेक्ट किसी भी विभाग का बिना, मैं जहां तक समझाऊं आप बता देना सेक्रेटरी साहब, बिना रिवाइज्ड एस्टीमेट में जाने के 8,500 करोड़ का एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। और इस 8,500 करोड़ के कोई भी चीज बिना रिवाइज्ड बजट के जाने के उसको सरकार द्वारा कराया जा सकता है और बाद में पोस्ट फैक्टो उसको विधानसभा में लाया जा सकता है। क्यों, यही है ना? हाँ, तो इस प्रकार का एक रिवॉल्विंग फंड ये रहेगा ताकि कभी भी सरकार को नई योजना बनाने में कठिनाई ना आए। और लॉन्ग टर्म जो बजट होते हैं उस लॉन्ग टर्म बजट में भी पहले साल तो जितना लग गया, अगले 2 सालों में 3 साल का 5 साल का बजट है, तो अगले सालों में उसके ऊपर जो बजट आता है, कई बार वो बजट के एस्टिमेट बदल जाते हैं, बढ़ जाता है, तो उस साल के बजट पर असर न पड़े, ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो भी इस रिजर्व फंड में से निकाल करके उसमें लगाया जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा बजट की ये बनी है। मोटी मोटी जो योजनाएं हमने जिसको ये कहना चाहिए कुछ तो ऐसा हर वर्ष ही करना होता है, कुछ जो पहली बार हमने किया है उसके अंदर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें जैसा परिवार पहचान पत्र की हम बार बार बात कर रहे हैं, पहले तो कोई भी योजना होती थी हम अनाउंस करते थे, जनता में से जिनको डिमांड करनी होती थी वो आके डिमांड करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम हर एक परिवार की पहचान करेंगे और उसमें लोएस्ट इनकम ग्रुप का कौन व्यक्ति है ये सरकार अपने आप ढूंढेगी कि ये है यानी कम आयु आय के परिवार, तो उनको कैसे आर्थिक स्थिति कैसे संभाली जाए, उनका उत्थान यानी परिवार के उत्थान को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी विभाग की स्कीमें हैं जो उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं, ये हम योजना बनाएंगे ताकि उस परिवार को जो लोवेस्ट वन है उसको कैसे उस लोवेस्ट वाली कैटेगरी से ऊपर करके सबके साथ मिलाया जा सके। अभी 1 लाख परिवार का टारगेट रखा है हमने, 1 अप्रैल से ये योजना लागू होगी और शीघ्र सभी विभागों का लाभ उसको मिले और उनको व्यवसाय करने के नाते उनको सक्षम बनाया जाए या कोई आर्थिक सहायता करके उनको काम करने के नाते योग्य बनाया जाए ताकि वो अपनी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर कर सके। प्रारंभ में 1 लाख का टारगेट है, जब 1-1 लाख बढ़ते चले जाएंगे तो अंतोगत्वा 1,80,000 तक उनको सबको ले जाने की बात है। 2025 तक सब परिवार 1,80,000 की आय से ऊपर चले जाएं, ऐसी अभी हमारी
बड़ी सोच है, लेकिन विजन अभी ये है, लेकिन योजना अभी 1 साल की बनाई है। अगले साल की योजना बनाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन आपको बताया 2500 रुपया कर दी है। हर खेत किसान के नाते जो चीजें हमने की हैं कि पहले तो एक गांव में सैंपल कुछ थोड़े स्थानों का लिया जाता था, जो सॉइल हेल्थ कार्ड का, बड़े बड़े चंक का। अब हर खेत का सैंपल उसकी टेस्टिंग करा करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जोड़ा जाएगा। उस टेस्टिंग के लिए लैब्स तो बनेगी ही, साथ में स्कूल और कॉलेज जहाँ साइंस के विद्यार्थी हैं वहाँ भी हर जगह लैब होगी, मिनी लैब, और जिसमें आवश्यक टेस्ट जितना मिट्टी का है हर एकड़ का वो उसका लिया जाएगा और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में डाला जाएगा। वैज्ञानिक जो है उसमें अनुशंसा करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि इस खेत में ये चीजें बोने से लाभ होगा। फिर किसान उन्हीं में से कोई बोए, प्रायोरिटी वाइज होंगी, उन्हीं में से किसान किसी चीज की फसल बोता है तो उसको लाभ ज्यादा होगा, ये एक उनको सहूलत देंगे। इसी के अंदर अर्न वाली लर्न का मतलब उन विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस के विद्यार्थी, तो उनको साथ में कुछ का हर एक टेस्ट का एक पैसा भी उनको मिलेगा, वो भी उनका लाभ हो जाएगा। एफपीओज, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, 500 बनाने का पहला लक्ष्य था, अब और 500 बढ़ाएंगे तो 1000 अब 31 मार्च तक होंगी। कंप्रेस्ड बायोगैस सेंटर्स और कंप्रेस्ड बायोमास प्लांट, ताकि पराली वाली जो समस्या है उसको हम कैसे खत्म कर सकें, उसका ईंधन उसमें काम आएगा। तो ये भी हम हमारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट केंद्र से बात करके हम करेंगे। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਲਾਨ। खट्टर सरकार ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ 7731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। जैविक खेती और जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, इस ओर हालांकि ये पिछले साल की हमारी योजना थी, लेकिन कोविड के कारण से जो उसका विस्तार में करना था वो नहीं कर पाए, एक सेमिनार होकर रह गया। उसके बाद 6-7 बड़े कार्यक्रम ट्रेनिंग के करने थे, वो नहीं हुए। अब उसको वहीं से लागू करेंगे और इस वर्ष 3 लाख एकड़ ये हमने टारगेट उसका रखा है। एक किसान मित्र योजना जो पहले से आप बताई थी, उसका स्पेसिफिक एक आ गया है कि अब हम, जैसे कहा जाता है भी किसान जो है वो आर्थिक के पास तो कभी भी जाके पैसा ला सकता है, वो उसका क्या बोलते उसको, एटीएम है। तो वो एटीएम केवल कहने के लिए होता है। हमने प्रत्यक्ष 1000 एटीएम किसानों के लिए ये गांव-गांव में, बड़े गांव में या कुछ गांव के समूह में स्थापित करेंगे। और उन एटीएम को कैसे चलाना है, सबसे पहला काम किसान मित्रों को यही दिया है। लेकिन अंतोगत्वा किसान मित्र जो है, हर किसान की आर्थिक तौर पर उसका मैनेजमेंट, वित्तीय मैनेजमेंट क्या होगा और वित्तीय संस्थाओं के साथ कैसे वो डील करे, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई किसान की ये है कि उसको यही ध्यान में नहीं आता मुझे कितना पैसा ले लेना चाहिए, कितना का उपयोग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का एक उसके साथ उसकी कंसर्न नहीं बना रहता कि मुझे ये पैसा वापस करना है। उसको लगता है मैंने एक बार ले लिया तो शायद मेरे ही पास रहेगा, इसको मुझे देना नहीं है। बल्कि ये एक लेन देन की प्रक्रिया में एक स्वस्थ सिस्टम बने, तो किसान मित्रों का उपयोग इस नाते से हम कराएंगे। फिर भंडारण के नाते से कई योजनाएं बताई गई हैं। एक हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड जो हमारा निगम जो है 2000 आउटलेट खोलेगा, जहां एडिबल्स, उनको पैक्ड एडिबल्स को बिक्री की व्यवस्था की जाएगी, या जो चीजें सामान्यतः किचन में उपयोग होती हैं ऐसी पैक्ड चीजों का और वो आउटलेट्स होंगे और 2000 लोगों को ये रोजगार मिलेगा। बल्कि 2000 की बजाय 2000 सेंटर पर मैं तो मान के चलता हूँ एक पर 2 आदमी भी काम करेंगे तो 4000 को मिलेंगे, क्योंकि एक ही आदमी के साथ कई बार व्यवसाय नहीं, 2 आदमी कम से कम उसमें जरूरत होती है। एक बड़ी महत्वाकांक्षी जो हमारी योजना है, हमने जो आज कही है, वो है कि द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना। यानी जल जो है ये एक बहुत हमारे लिए एक ऐसी संपत्ति है कि इसको हमको हर दृष्टि से ईच ड्रॉप टू बी प्रिजर्व्ड। अगर हमें भगवान ने एक बूंद भी दी तो वेस्ट ना चली जाए, वो हम अपने पास रखें।
हमारे पास रिजर्वायर जो है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है पानी को रखने का, और वो है अर्थ, जमीन, कि हम उस पानी को जमीन के अंदर भी रिचार्जिंग ज्यादा हो, पानी कम से कम निकाला जाए। इसके लिए तालाब अथॉरिटी हमने बनाई है, वाटर अथॉरिटी हमने बनाई है। जो नए डैम जितने उत्तराखंड और हिमाचल के वहाँ से पहाड़ों से उतरने वाले हैं, उनकी योजनाएं बन गई हैं। एसवाइल पर भी हम काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ लोकल अपनी जो बरसात है, उस बरसात को भी हम कैसे रिजर्वायर छोटे छोटे बना करके कैसे कर सकते हैं, और जो बोरवेल हैं उनको कैसे ज़्यादा लगाएं। 1000 बोरवेल की बात हमने कही है। धान की जो बात कही है कि पिछले साल 97,000 एकड़ धान लोगों ने कम लगाया, मैं उनकी बधाई देता हूँ, सराहना करता हूँ। अगले साल का 2 लाख एकड़ का हमने टारगेट रखा है। अपील करेंगे, ये अपील से ही है, कोई कानून नहीं है। अपील करेंगे, उनको सहायता देंगे, इंसेंटिव देंगे 7,000 रुपया एकड़ का, और जो चीज़ें इसके बदले में वो बुआई करेंगे उसकी खरीद की व्यवस्था करेंगे, ताकि उनको बेचने में कठिनाई ना आए। छोटे छोटे डैम्स अरावली के साइड के, या एक जो हमारा हथनीकुंड बैराज है, वहाँ एक बड़ा बांध होगा, डैम होगा या बैराज होगा, वो तो उसका जब आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, तभी हम तय कर पाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि एक डैम भी अगर वहाँ बनता है, चाहे छोटा ही डैम बने, बिजली भी उत्पादन होगी, और बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया, जो तीनों लखवार और ये जो हमारा डैम है, रेणुका, लखवार और किसाऊ, उसके बाद भी काफी बड़ा एरिया ऐसा जो कैचमेंट एरिया का पानी वो यमुना में से निकल करके, और उन 2 महीने में बहुत बड़ी मात्रा में पानी चला जाता है, वहां भी पानी रुकेगा। उस कैचमेंट एरिया को हम सूर्यकुंड पर भी रोक पाएंगे। पानी का बहाव फिर भी आगे जाने के लिए पर्याप्त होगा। उस पानी का उपयोग हम जो है अपने सिंचाई के लिए अथवा पानी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वो कर पाएंगे। तो ऐसी 2 साल की बड़ी योजना, इसमें ड्रिप इरिगेशन का मामला भी है, इसके ऊपर विशेष फोकस करते हुए हमने बजट भी इसका अलग से निर्धारित किया है। हेल्थ में भी हर एक जिला केंद्र पर जहां 100 बेड का अस्पताल है उसको एकदम 200 करेंगे। ऐसे 10 जिला केंद्र हैं जहां 100 बेड का हॉस्पिटल है, उनको अगले वर्ष में, केवल 9 ऐसा है जहां अभी कोई हॉस्पिटल सरकारी नहीं है, तो वहां 100 बेड का करेंगे पहले चरण में। बाकी जगह जहां जहां 100 है वहां 200 करेंगे। ये 10 जिला केंद्र ऐसे जहां पहले 100 है। हाँ, बाकी पर 200 से ज्यादा है। जैसे गुरुग्राम में ज्यादा है, फरीदाबाद में ज्यादा है, रोहतक में 100 है। रोहतक में चूंकि मेडिकल कॉलेज है। हाँ जी, ये इसी साल की योजना है, 100 से 200। फतेहाबाद का तो जमीन होकर के उसका हो भी चुका है। जहां का भी लोगों ने नहीं भी डिमांड किए तो भी हर जिला केंद्र पर नू को छोड़ करके बाकी जगह 200 करेंगे। फिर हमने वेलनेस सेंटर का, जो प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी उस समय हमारे 20 वेलनेस सेंटर हमने बनाए थे। 1000 वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति बीमार ना हो उस ओर हमने आगे बढ़ना है। केवल हेल्थ सर्विसेज बढ़ाना ये उसका उपयोग नहीं है, बीमार ना हो ये उससे पहले क्या एक चरण है, फर्स्ट स्टेप यही है। तो उसके लिए अब गांव-गांव में जो योग कम व्यायामशाला जो हमने बनाए हैं, उनमें उसी स्थान पर एक वेलनेस सेंटर का भी प्रावधान करेंगे। आयुष्मान, इसके लिए मैंने 8 ऐसी श्रेणियां हैं, उसमें एक श्रेणी आप लोगों वाली भी है। आप लोगों की बार बार मांग आती है कि हमारा कह करके भी हुआ नहीं है, उसका एक सिस्टम बन गया है, और उसमें आय आधारित ये सिस्टम बनेगा। 1,80,000 की आय को तो पूरे का पूरा 5 लाख का लाभ मिलेगा, लेकिन 5 लाख तक की आय का वो अनुपातिक लाभ या तो देंगे, स्कीम बनाएंगे, या फिर उसमें कुछ प्रीमियम ऐड करेंगे और उसके कारण उसके साथ फिर 5 लाख की, क्योंकि ट्रस्ट मॉडल पर हमने शुरू करना है। ये केंद्र का जो पहले प्रावधान है, सहायता मिलती है, वो केवल जो SCCC डाटा में पहले से है उन्हीं का मिलता है। उसके अलावा बाकी हमने स्टेट की ओर से करना है, और वो एक ट्रस्ट मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उसकी प्लानिंग बन जाएगी और जल्दी उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन इसमें 8 श्रेणियां और लाभान्वित हो जाएंगी।
फिर नई शिक्षा नीति के बहुत से प्रावधान हैं, उनको 2030 तक लागू करने की बात कही गई है केंद्र सरकार के द्वारा। हम उसको 2025 तक लागू कर देंगे, ऐसा हमने शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं निशंक जी, उनको मैंने कहा है कि उन्होंने हमारी प्लानिंग मांगी भी है कि कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें बहुत से प्रावधान जो आज बताए हैं कि जो संस्कृति मॉडल स्कूल, इसका एक बड़ा एक क्षेत्र हम उसे लागू करने वाले हैं ताकि शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, अध्यापक भी अच्छे उसमें आए। उसमें गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देंगे और जो पे कर सकते हैं वो उसके हिसाब से उसकी योजना सब बनाएंगे। और इसी में जो आंगनवाड़ियां हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उसमें 4000 प्लेवे स्कूल उसी में से बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी आंगनवाड़ी सेंटर्स का जितना अच्छा उपयोग होना चाहिए उतना भी नहीं होता है। वहाँ का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा करके ताकि आम परिवार भी या कामकाजी महिलाएं वो भी अपने बच्चों को वहाँ छोड़ करके जा सकें। केवल इतना ही नहीं कि बच्चों को वहाँ मुफ्त में भोजन मिलना है, खाना मिलना है, दूध मिलना है, उसी के लालच में जाएं। इसके बजाय जिनकी आवश्यकता है, कामकाजी महिलाएं हैं, कमाती हैं, लेकिन उनको क्रच भी चाहिए, उनको प्लेवे स्कूल भी चाहिए, तो क्रच और प्लेवे स्कूल इसके ऊपर फोकस करेंगे। ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਲਾਨ। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के लिए काबिल बनाया जाएगा ते सरकार का टिच्चा रहेगा कि एक साल विच निजी खेतर विच 50,000 नौकरियां दित्तियां जान। दो जगह पर हमने विचार किया कि केजी टू पीजी इसका भी एक सिस्टम बहुत जगह पर चलता है, ये केजी टू पीजी, और एक निरंतरता उनकी शिक्षा में, उनके प्रशिक्षण में, स्किलिंग में, रोजगार प्राप्त करने में एक उनको सुविधा होती है। तो दो यूनिवर्सिटीज़ को हमने सोचा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और रोहतक यूनिवर्सिटी, उसमें केजी टू पीजी का एक प्रयोग शुरू करेंगे। एलुमनाई सिस्टम, एलुमनाई की उत्सव, उनकी मीटिंग्स, पूर्व छात्र उत्सव, हर संस्थान के साथ इतने इतने सालों के जो पढ़े हुए लोग हैं वो आज बाहर कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन पर, अच्छे स्थान पर पहुंच जाते हैं। किसी भी स्थान पर पहुंचे, कम से कम पढ़ाई के समय जिनका एक लेवल था उस लेवल पर भी आकर के मिलने जुलने से एक सौहार्दता, एक समरसता, एक आपसी भाईचारा वो बढ़ता है। और बहुत से विदेशों में देखते हैं हम कि बहुत से ऐसे साधन संपन्न व्यक्ति हैं जो किसी संस्थान से पढ़ करके गए हैं, वो बहुत काम करते हैं बड़े स्थानों पर। वहाँ आने के बाद ये भी लगता है कि उन संस्थानों की आर्थिक सहायता करने के लिए भी अलुमनाई आगे आ सकते हैं। करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है, जब हम देखते हैं कुछ संस्थानों का इस प्रकार का वार्षिक कभी कभी कोई करते हैं, लेकिन हम इसको जितने हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनमें शुरू करने का एक प्रावधान इस बार से हम करेंगे। एक विवाद का समाधान, ऐसा एक कार्यक्रम बनाया जाएगा। जितने प्रकार के ऐसे विवाद हैं जो बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, उनकी कोई ना कोई योजना बनाकर, पॉलिसी बनाकर, और सरकारी चाहे उसके अंदर कोई योगदान भी करना पड़े या कोई कानूनी या पॉलिसी का प्रावधान ऐसा करना पड़े ताकि ये सारे विवाद समाप्त हों। एक एक विवाद, एक एक व्यक्ति का विवाद जब अलग अलग हम देखते हैं तो लाखों की संख्या में लिटिगेशन ये कोर्ट्स में पड़ी होती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने अनाउंसमेंट का एक कार्यक्रम चलाया, 60,000 से ऊपर लोगों का अनाउंसमेंट की राशि बाकी थी, जिस कारण से 3 साल पहले जब उनको नोटिस दिए गए 2016 में 15 में, तो विवाद खड़ा हो गया, इतना पैसा एकदम कैसे आ गया, क्योंकि कोर्ट्स ने जमीनों के ऊपर अनाउंसमेंट के निर्णय दे दिए। और प्रावधान ये है कि जो भी जमीन के ऊपर अनाउंसमेंट आएगी किसान को जो देनी पड़ेगी वो सभी प्लॉट होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब उसके अंदर प्रावधान थोड़ा डिपार्टमेंट के भी गलत थे कि कोर्ट के निर्णय के तुरंत बाद नोटिस नहीं देते थे, बल्कि जब किसान को देनी होती थी उस समय नोटिस देते थे। किसान को देने की जल्दी, लेने की भी जल्दी नहीं होती थी। 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है किसान को, किसान सोचता जब लूंगा सरकार के घर में पड़ा है, और ये भी उनको नोटिस नहीं देते थे। जब हमने आकर के देखा कि इतना सारा मामला ये कब तक चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, उन्होंने कहा एक साथ जितने कोर्ट के डिसीजन सबको निकालो, सबके नोटिस दो।
और जब सबके नोटिस दिए तब लोगों को ध्यान में आया कि इतना इतना पैसा हमें देना दे बनता है। तभी ये विषय आया ध्यान में कि इसके एक मुश्त वन टाइम सेटलमेंट, फिर हमने एक बार वन टाइम सेटलमेंट की, फिर लास्ट टाइम सेटलमेंट की, अब तीसरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के नाते से वो योजना दी है और वो 2 महीने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ऐसे और भी कई जगह HSADC का है, या कहीं कोई बिजली का है, या कहीं बैंकों के लोन का है। ऐसे जो समाधान करने के विषय हैं विद इन डिपार्टमेंट्स भी हैं। अभी पीछे एक आंकड़ा आया कि 650 करोड़ रुपया बिजली डिपार्टमेंट का बाकी सब डिपार्टमेंट की तरफ बकाया है, सरकार का सरकार में ही बकाया है, क्योंकि बिजली तो यूटिलिटी कंपनी है, उस कंपनी को तो पैसा चाहिए। तो उसका भी एक समाधान हमने कहा कि ठीक है, जो बाकी डिपार्टमेंट के बजट है उसमें से काट करके सीधा बिजली डिपार्टमेंट को दो ताकि खाते बंद हो जाए सब। तो ऐसे समाधान करने के लिए एक तो विशेष प्रयत्न करके इसको समाप्त करेंगे हम। शहरों में पट्टे पर किराए पर म्यूनिसिपैलिटीज की दुकानें 20-20 साल से पहले की भी लोगों के पास हैं, थोड़ा बहुत किराया देते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। अगर टूट भी जाए तो भी उनको मरम्मत करने के लिए डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से जाकर ऑर्डर लेना पड़ता है, और पता है कि बाजार के बाजार हैं, खाली कभी होने नहीं हैं, और उतने किराए आते नहीं जो उससे कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता हो। हम योजना बना रहे हैं कि 20 साल पहले के जितने भी लोग कहते भी हैं इसकी कीमत जो है वो ले लो ताकि हमारी मलकियत हो जाए, तो उसकी योजना बना रहे हैं कि आज का जो रेट है उस रेट के हिसाब से, या उसमें थोड़ी कंसेशन उनका जो ड्यूरेशन ऑफ पोजेशन है उसके हिसाब से थोड़ा कंसेशन दे करके और एक प्लानिंग बनाएंगे ताकि वो लोग पैसा भर के अपने नाम करा लें, वो मलकियत उनकी हो जाए। नहीं, हम योजना बनाएंगे, सामने वाला लेना चाहेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं। योजना सबके लिए होगी, लेकिन ये विषय ऐसा है कि कोई पैसा देगा तो लेगा, नहीं देगा तो जैसे चल रहा चल रहा। नहीं, किराया क्यों रहेगा, फिर तो पूरा पैसा वो देंगे, वो मालिक हो जाएगा। ये कई हजार, 5-6 हजार दुकानें हैं म्यूनिसिपैलिटी की, ऐसा एक रफ काउंट है मेरे पास, हजारों दुकानें हैं ये। नहीं, वो तो देखेंगे, अगर वन टाइम जमा हो गया तो क्यों दिखाएगा। नहीं, वो हमारे PSCM नहीं आए हैं, वो उनके जिम्मे है। बता देना मैं जी, कोई बता रहे कि सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ है तो उसको चेक करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी में है, कोई अगर फॉल्ट है हो सकता है हो जाए, लेकिन उसको ठीक करना हमारा काम है, ठीक करेंगे। हम सुविधा के लिए कर रहे हैं लोगों के, कोई लोग हमारे अपने हैं, हम लोगों के लोग हमारे हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।